नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। करीब एक हफ्ते पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हवाई हमले किए। ये दुनिया के लिए सबसे चौंकाने वाला हमला था, क्योंकि कतर अमेरिका का भी खास दोस्त है और इजराइल के ऊपर पूरा सपोर्ट अमेरिका का है। ट्रंप भी इस हमले से परेशान हो गए। हालांकि उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में ये कोई नई बात नहीं है और ना ही हैरान करने वाली कोई बात है। इससे तुरंत साफ हो गया कि ट्रंप ने इजराइल के इस दुस्साहस को जायज करार दिया। अब इजराइल को घेरने की भी तैयारी की जा रही है। मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल को जवाब देने की बात कर रहे हैं, मगर तुर्की को डर सता रहा है कहीं अगला नंबर उसका ना हो। तुर्की को डर है कि इजराइल का अगला निशाना कहीं खुद उसका देश ना हो जाए। इजराइल के हमले के बाद कतर की राजधानी दोहा में अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की रविवार को बैठक हुई थी। बैठक में बीते इजराइल के दोहा में किए गए हमले को लेकर गुस्सा दिखा। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कतर पर हुए हवाई हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराने की अपील की। अरब लीग ने कहा कि दोहा की बैठक से अरब इस्लामिक सहयोग का स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि कतर अकेला नहीं है। इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं। इजराइल ने 9 सितंबर को कतर में हमास नेताओं पर हमला कर साफ कर दिया कि अपने दुश्मनों को वो कहीं नहीं बख्शेगा। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से कतर वो छठा मुस्लिम देश है जिस पर इजराइल ने हमले किए। बाकी देशों में फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान शामिल हैं। कुछ ही दिन पहले इजरायली रक्षा बलों के जनरल स्टाफ प्रमुख एयाल जमीर ने विदेश में छिपे हमास के नेताओं को निशाना बनाने की कसम खाई थी, जबकि दूसरी तरफ तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसे डर है कि इजराइल का अगला हमला तुर्की पर हो सकता है। एयाल जमीर ने 31 अगस्त को कहा था कि हमास का ज्यादातर नेतृत्व विदेशों में है और हम उन तक पहुंच बना रहे हैं। हमास के ज्यादातर नेताओं का घर कतर रहा है और कतर ने सालों से हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता के तौर पर काम किया है। इसके अलावा भी कतर अमेरिका का संधि सहयोगी है और अमेरिका ने उसे गैर नाटो सहयोगी घोषित कर रखा है। मार्च 2022 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर को अमेरिका का आधिकारिक गैर नाटो देश घोषित किया था। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस भी है, जहां सबसे ज्यादा 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और कतर ने अमेरिका से अरबों डॉलर की फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई तरह के और हथियार खरीदे हैं। लेकिन फिर भी इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया। कतर पर हमला करना इजराइल का दुस्साहस फैसला था और तुर्की पर हमला करना भी वैसा ही फैसला होगा, क्योंकि हमास की राजनीतिक और फाइनेंशियल गतिविधियों का बड़ा हिस्सा कतर और तुर्की से जुड़ा हुआ है और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने खुलकर हमास का समर्थन भी किया है। इसलिए अब सवाल उठने लगा है कि क्या तुर्की अगला निशाना हो सकता है। तुर्की और इजराइल के रिश्ते एक वक्त में काफी मजबूत हुआ करते थे। 1949 में तुर्की इस्लामिक दुनिया का पहला देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी और इसके बाद लंबे समय तक दोनों देशों में सुरक्षा और रक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच चलता रहा। 1990 और शुरुआती 2000 के दशक में तुर्की ने अपने फाइटर जेट और टैंकों को अपग्रेड करने के लिए इजराइल को अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट दिए, लेकिन एर्दोगन के सत्ता में आने के बाद समीकरण बदलते चले गए। 2009 में दावोस सम्मेलन में एर्दोगन ने गाजा युद्ध को लेकर इजराइल पर तीखे हमले किए और 2010 में मावी मरमरा जहाज घटना के बाद से दोनों देशों के बीच गहरी दरार पड़ गई। पिछले एक दशक में तुर्की ने हमास को राजनीतिक समर्थन दिया, उसके नेताओं को शरण दी, यहां तक कि कई प्रमुख हमास नेताओं को तुर्की की नागरिकता भी दी गई। अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के हमले के बाद से तुर्की ने खुलकर हमास का साथ दिया है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल की विनाश की दुआ तक मांगी है। एर्दोगन ने हमास को स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला एक संगठन बताया और उसके बाद ही दोनों देशों ने अपने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। तुर्की ने इजराइल के साथ कारोबार रोक दिया और इंटरनेशनल कोर्ट में चलने वाले इजराइल के खिलाफ कार्रवाई में भी तुर्की शामिल हुआ। इसके अलावा तुर्की की खुफिया एजेंसी SADAT पर आरोप है कि उसने हमास को वित्तीय और सैन्य मदद दी है। दूसरी तरफ सीरिया में भी तुर्की और इजराइल आमने सामने हैं। तुर्की समर्थित विद्रोही समूह HTS के दमिश्क में सत्ता में आने के बाद इजराइल ने सीरिया में कई हवाई हमले किए हैं, जबकि तुर्की ने चेतावनी दे रखी है कि वो सीरिया को अपनी एयर डिफेंस छतरी में ला सकता है। यह स्थिति दोनों देशों को सीधे टकराव की ओर ढकेल सकती है। इसलिए सवाल यह है कि क्या वाकई इजराइल तुर्की पर हमला करेगा
तुर्की के पास कुछ तरह के डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इजराइल जितना युद्ध लड़ने का तजुर्बा उसके पास नहीं है। सीधे टकराव में इजराइल को बढ़त मिल सकती है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कतर में हमास नेताओं को मारने का आदेश देने के पीछे एक बड़ी रणनीति थी। उन्होंने कतर में हमला कर हमास समूह को कुचलने के अपने अभियान में सफलता के लिए एक बड़ा दांव खेला। हालांकि ये पूरी तरह से फेल रहा और हमास के नेता इस हमले से बच गए। इजराइल का मिशन के फेल होने से नेतन्याहू का ये दांव उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू को उम्मीद थी कि वो हमास के सीनियर लीडर्स को मारकर इस गुट के खिलाफ पूर्ण विजय के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो हमास पर गाजा के आत्मसमर्पण करने का दबाव डाल सकेंगे। साथ ही वो गाजा में अपने बंधकों को निकालने में भी कामयाब हो जाएंगे। इससे अपनी घरेलू राजनीति के साथ साथ वैश्विक स्तर पर उनकी छवि सुधरेगी। इजराइल के हमले में हमास के नेता बच गए और नेतन्याहू की वैश्विक प्रतिष्ठा को और ज्यादा धक्का पहुंचा। मंगलवार को हुए हवाई हमले ने कतर को नाराज कर दिया। कतर एक प्रभावशाली अमेरिका का सहयोगी है और गाजा युद्ध में एक प्रमुख मध्यस्थ भी रहा है। कतर ही नहीं, पूरे अरब जगत में इजरायली हमले की कड़ी आलोचना की गई। कतर पर हमले के कथित तौर पर व्हाइट हाउस से अरब और इजराइल के संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। इससे गाजा युद्ध विराम की उम्मीदों को भी झटका लगा है। इसके साथ ही गाजा में जीवित माने जा रहे 20 बंधकों के लिए भी अब खतरा पैदा हो गया है। इस हमले की विफलता के बावजूद नेतन्याहू ने पीछे हटने या युद्ध रोकने के संकेत नहीं दिए। तेल अवीव विश्वविद्यालय में अरब मामलों के विशेषज्ञ हरेल चोरेव ने कहा कि हमले में शीर्ष नेतृत्व मारा जाता तो नेतन्याहू को हमास के विनाश की घोषणा करने का मौका मिलता। चोरेव ने आगे कहा कि इजराइल युद्ध की शुरुआत से ही दोहा में हमास नेताओं को निशाना बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो बातचीत के दौरान कतर वासियों को नाराज नहीं करना चाहता था। अब उसने ये नाराजगी मोल ले ली है। चोरेव ने आगे कहा कि कतर ने पिछले 2 युद्ध विराम समझौतों में मदद की। इसके तहत हजारों फिलिस्तीनी कैदियों और इजराइल के 148 बंधकों को रिहा किया गया। इस हमले से इजराइल ने पूरी दुनिया को बता दिया कि उसने बातचीत का रास्ता अब छोड़ दिया है। नेतन्याहू ने हमले के साथ ही कतर के साथ अपने चैनल को भी जला डाला है।